एवरीवन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस चैनल का जो नाम है लाइव आंसर राइटिंग फॉर यूपीएससी। तो सीधी सी बात है कि इस चैनल में अपन यूपीएससी के लिए मतलब लाइव आंसर राइटिंग करेंगे। अब ये चैनल क्यों और कैसे क्या बनाया गया है, तो मेरा जो नाम है जो मैं आपको नहीं बताना चाहूँगा। तो मतलब ऐसा है मेरे बारे में कि मैं 2022 में इंटरव्यू के लिए अपेयर हुआ था। तो इस 2023 में जो प्रीलिम्स था, तो उसमें सीसेट की वजह से मेरा प्रीलिम्स रह गया इस बार। ठीक है। तो अब मैं 1-2 महीने से कुछ पढ़ भी नहीं रहा था, मतलब मन सा भी नहीं कर रहा था पढ़ने का। तो मैंने सोचा कि यार अब जो आंसर राइटिंग इतनी कर रखी है लास्ट ईयर 1-2 साल से, तो लोगों को थोड़ा हेल्प हो जाए। जो बच्चे मेंस 2023 में अपेयर हो रहे हैं उनके लिए काफ़ी ये सेशन हेल्पफुल होगा। मैं बिल्कुल शुरू से बेसिक से उठाऊँगा आंसर राइटिंग। ठीक है। और पूरा एक एक चीज़ कवर करूँगा, कुछ नहीं छोड़ने वाला हूँ। और मेन चीज़ ये है कि ऐसा नहीं है कि जो 2023 में जो अपेयर हो रहे हैं उनके लिए ये हेल्पफुल होगा। जो बिगिन कर रहे हैं ना, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं आंसर राइटिंग, उनके लिए भी काफ़ी, खासकर ये आज का जो सेशन है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है। तो होता क्या है कि अब कि मतलब आंसर राइटिंग में ऐसा लाइव आंसर राइटिंग की क्यों इतना वो कर रहा हूँ और क्यों ये चैनल बना रहा हूँ, इसका एक रीज़न ये है जो मैंने खुद एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट फेस की थी। वो ये है कि आंसर राइटिंग की देखो टिप्स तो सब दे ही देते हैं कि मतलब हर चैनल पे मिल जाएगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। टॉपर्स भी आके बता देते हैं कि आंसर ऐसे लिखो वैसे लिखो, लेकिन कोई खुद से लिख के नहीं बताता है। तो ये प्रॉब्लम सब मतलब मैंने ही फेस की थी। और कुछ कोई अगर लिख के बताता भी है तो वो क्या करते हैं कि वो उनका पहले से प्रिपेयर्ड आंसर होता है, वो सॉल्यूशन पढ़ के आपको लिख के दिखा देते हैं। तो कोई सेंस नहीं है। मतलब सही बताऊँ तो अपन को एग्ज़ाम की जो कंडीशन है उसमें अपन को उसी इंस्टेंट में सोचना है, और उस इंस्टेंट पे इतना दिमाग नहीं चल पाता जो अपन घर पे बैठ के चला लेते हैं। ये जिनने एग्ज़ाम पे के लिए कभी अपेयर हुए होंगे तो उन्हें समझ में आया होगा ये बात। तो अपन कोशिश करेंगे कि अपन एग्ज़ाम जैसी कंडीशन मेंटेन करें। क्वेश्चन भी अपन रैंडमली पिक करेंगे। स्टार्टिंग की वीडियोस में जो मैं खुद से पिक करूँगा, फिर धीरे धीरे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे और जैसे कमेंट लेते जाएंगे अपन के क्या करना है आगे, तो अपन रैंडम क्वेश्चन पिक करेंगे। ठीक है। तो अभी मैं टाइम ज़्यादा ना लेते हुए सीधे काम की बात पे आते हैं। आज अपन बेसिक्स ऑफ आंसर राइटिंग करेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास जो है मेनली बिगनर्स के लिए। ठीक है। और आगे वाली जो क्लासेस होंगी उसमें अपन सीधे लाइव आंसर लिखा करेंगे। ठीक है। और आज की क्लासेस मैं रिकॉर्डेड डाल रहा हूँ। ठीक है। लेकिन जो आगे वाली क्लासेस होंगी वो लाइव होंगी। ठीक है। जिसमें अपन लाइव आंसर लिखा करेंगे। ठीक है। कैमरा लाइव आया करूँगा मैं, और अपन क्वेश्चन पिक करके और आंसर लिखा करेंगे हाल की हाल। ठीक है। तो आज की तो सीधी सीधी बिगनर्स के लिए क्लास है कि एक बार बता दें क्या होता है, क्या इंट्रो क्या कंक्लूजन, कैसे क्या लिखना होता है। तो ठीक है, सब मैं बिल्कुल एक शुरू से एक स्ट्रक्चर सा बताता हूँ कि क्या है एग्ज़ाम का। मैं पता तो है ही सबको कि GS1 होता है मेंस में, फिर GS2 और GS3, ये 3 GS सेम मान चलो, और एक GS4 जो इसे अपन एथिक्स बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद अपने ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं। ठीक है। ऑप्शनल के होते हैं 2 पेपर, और अपने हिंदी इंग्लिश जो सब्जेक्ट होते हैं लैंग्वेज वाले, हिंदी इंग्लिश। ठीक है। मतलब हिंदी की जगह कोई और भी लैंग्वेज हो सकती है जो आपने डिसाइड की हो। तो GS1 to 3 का जो सिंपल फंडा सेम है कि 10 मार्कर आएंगे, 10 क्वेश्चन, और 15 मार्कर आएंगे, 10 क्वेश्चन। ये 10 होते हैं, ये 10 होते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 150 मार्क्स का, कुछ 150 मार्क्स हो जाएंगे यहाँ पे, 100 मार्क्स इधर, और 150 मार्क्स, 150 नंबर इधर। ठीक है। तो मिला के 250 नंबर का GS बनता है। GS1 भी 250 का, GS2 भी 250 का, GS3 भी 250 का। अब जो टिपिकल एक 10 मार्क का क्वेश्चन होता है उसको लिखने के लिए अपन एग्ज़ाम में टाइम देखें तो 7 मिनट लगभग मिलता है अपन को। 15 मार्कर के लिए अपन को 11 मिनट मिल जाता है लगभग। ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेट टाइम है, थोड़ा थोड़ा 5-10 सेकेंड ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है। ये हो गया। अब GS4 में थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है अपनी। एक तो केस स्टडीज आ जाती हैं जो 20 मार्कर की होती हैं। ठीक है। और अपने नॉर्मल क्वेश्चन जो होते हैं जो 10 मार्कर होते हैं, जो अपने सिलेबस के टॉपिक से उठ के आते हैं। ठीक है। 10 मार्कर, ये हो गया। ठीक है। तो एथिक्स अपन थोड़ा बाद में लेंगे, पहले GS1 to 3 पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है। क्योंकि इनमें पैटर्न सेम है, इनमें स्ट्रक्चर सेम है लिखने का। GS4 में स्ट्रक्चर भी अलग हो जाता है, आंसर का लिखने का तरीका भी बदल जाता है। ठीक है। वो अपन देखेंगे आगे। ऑप्शनल देखो, ऑप्शनल तो सबका अलग अलग होता है। जैसा कि मेरा तो सोशोलॉजी है। ठीक है।
तो अगर मुझे लगेगा कि काफ़ी सोशियोलॉजी वाले बच्चे हो रहे हैं तो मैं सोशियोलॉजी में भी आपको वीडियोस अलग से बना दूंगा, मतलब आंसर राइटिंग अपन सोशियोलॉजी में भी लिख लेंगे। तो लेकिन सोशियोलॉजी में क्या था कि ये है कि जब स्टूडेंट इकट्ठे होंगे अच्छे खासे तभी मैं लिखूँगा। सोशियोलॉजी में मेरा स्ट्रॉन्ग जोन है, यहाँ पे मैं 500 से 600 आंसर ऑलरेडी लिख चुका हूँ, और ज़्यादा ही लिख लिए होंगे, याद नहीं है, मतलब इतना तो मिनिमम किया है, मुझे पता है इतना, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश का तो इसमें अभी अपन नहीं देखेंगे, ये बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले अपन GS 1 2 3 में फोकस करेंगे, ठीक। तो ये GS 1 2 3 का स्ट्रक्चर। अब क्या होगा, अब क्यों इतना आंसर राइटिंग में पे अपन जोर देते थे ना, क्यों अपन, मतलब 3 स्टेज हैं एग्ज़ाम में, प्री मेंस और इंटरव्यू। तो मेंस में जो आंसर राइटिंग है उस पर इतना फोकस क्यों, तो सीधी सी बात है, प्रीलिम्स होता है अपना, ठीक है, मेंस और इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो प्रीलिम्स और इंटरव्यू में एक चीज़ है अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है, क्योंकि कह नहीं सकते, जैसा कि आपने इस बार का प्रीलिम्स देख लिया होगा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई कह सकता है कि प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा आसान था, कि मतलब मीडियम भी नहीं कहेंगे, ऑब्वियसली टफ था, और अगली साल कैसा आने वाला है कोई कुछ नहीं कह सकता है। तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चों का रह जाता है कई बार, और बहुत से मतलब एवरेज बच्चों का हो जाता है, तो ऐसा है। इंटरव्यू में भी कह नहीं सकते हैं, एक तो पर्सनैलिटी वाला रीज़न होता है कि किसी की अब जो बचपन से पर्सनैलिटी डेवलप हो गई है, तो वो अब किसी की नहीं हुई है डेवलप, कुछ नहीं हो कर पाते इतना डेवलपमेंट, तो वो भी एक रीज़न हो जाता है कि। लेकिन मेंस जो है, ठीक है, मेंस तो सीधी सी बात है, प्रेडिक्टेबल है, प्रेडिक्ट कर सकते हैं अपन इसको, ठीक है। और मेन है कि मेंस में रिक्वायर्ड प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस करेगा उसके नंबर आएंगे, सीधी सी बात है, कोई इसका शॉर्टकट है ही नहीं, ठीक है। इसलिए अपन आंसर राइटिंग में जोड़ गए, मेंस ही अपनी आती है रैंक, सीधी सी बात है। मैं मेंस के मार्क्स ही ज़्यादा वेटेज रखते हैं, इंटरव्यू में तो 275 नंबर ही होते हैं, ठीक है। तो मेंस ही अपने रैंक आने वाली होती है, और एक प्रेडिक्टेबल होता है, मतलब मेंस सबसे ज़्यादा अपन पुराने क्वेश्चन देख के आगे क्वेश्चन अपन सोच सकते हैं, वो कैसे करेंगे, वो भी कि कैसे अपन आगे क्वेश्चन ड्राइव करेंगे, कैसे सोचेंगे क्या आने वाला है, तो वो भी अपन देखेंगे आगे वीडियोस में, ठीक है। और अब मेन चीज़ ये भी है कि मैं अब अगर रोज़ आंसर लिखूँगा आप लोगों के साथ, तो ये मेरा भी फ़ायदा है, क्योंकि ये विन विन सिचुएशन है, मतलब आपका भी और मेरा भी। और मुझे कोई पैसे में से फालतू कमाने नहीं है, ना मुझे पॉपुलर होना है, ठीक है। तो मैं तो बस ऐसे ही आया हूँ हेल्प करने लोगों की, किसी की हेल्प हो जाए, और कुछ सीखने, कुछ सिखाने और कुछ सीखने। हो सकता है कि आप लोग भी मुझे कुछ अच्छा बताएं, तो वो भी मैं अपने आंसर्स में डाल दूँगा, ठीक है। तो अपन देखें, मैंने भी मतलब 5-6 महीने से आंसर नहीं लिखे, लास्ट मैंने जनवरी से लिखे थे, जनवरी में लिखे थे, उसके बाद प्री के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, और फिर उसके बाद मेंस के लिए, मतलब उसके बाद मैं 1-2 महीने से मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं। तो 5-6 महीने हो गए, तो थोड़ा आंसर में मेरा मतलब शायद अभी ज़्यादा अच्छा ना लिखूँ, लेकिन यही है कि आप खुद ही देखेंगे कि अपन जब रोज़ आंसर लिखते हैं तो कैसे इम्प्रूवमेंट आता है, ये आपको रोज़ लिख के ही समझ में आएगा, कोई शॉर्टकट नहीं है इस बात का, ठीक है। तो सीधी सी बात है, बनाते हैं पॉइंट पे कि इंट्रो होता है आंसर में, ये आपको सबने सुना होगा, एक बॉडी होता है और कंक्लूजन होता है, ये 3 चीज़ों से अपना मिलकर आंसर बनता है, ठीक है। अब सबसे पहले, ठीक है, ये स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं अपन, स्ट्रक्चर ऑफ आंसर राइटिंग, ठीक है। अब स्ट्रक्चर के लिए मैं आपको कॉपी दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये UPSC वाली कॉपी सबने देखी होगी ऐसी, ये अपनी आंसर कॉपी होती है, इस तरह की आती है, 2 लाइन साइड में खींची रहती है, ठीक है, नीचे भी लाइन खींची रहती है, ठीक है, इस तरह की कॉपी होती है। अब देखो क्या करना, अब एक स्ट्रक्चर बता दूँ कैसे अपन स्टार्ट करें, कैसे आंसर लिखते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम में क्या आता है, एक क्वेश्चन लिखा रहता है आपका, ये 2 लाइन का इंग्लिश में, ज़्यादा लाइन का भी हो सकता है, और हिंदी में लिखा रहता है, ठीक है। इतने में आपका क्वेश्चन लिखा रहता है, उसके बाद इतना स्पेस होता है लिखने को। 10 मार्कर में 10 मार्कर में अपने पास होते हैं 2 पेज, ठीक है, और 15 मार्कर में होते हैं 3 पेज, ठीक है। अब क्या करना है, अब हाँ ठीक है मैं दिखाता हूँ। तो ये आपका मान लो क्वेश्चन लिखा हुआ है इस तरह से प्रश्न। तो अब अपन जब भी आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे तो अपन ये स्ट्रक्चर बता रहा हूँ मैं कि 3 लाइन का अपन को इंट्रोडक्शन लिखना है, 2 से 3 लाइन का, ठीक है। ये इंट्रो आएगा अपना 2 से 3 लाइन में, ठीक है। ये इधर लिख देता हूँ इंट्रो, ठीक है। इंट्रो आएगा 2 से 3 लाइन, 2 to 3 लाइन्स, ठीक है।
उसके बाद अपना मेन एक हेडिंग बनेगी, हेडिंग को अपन बॉक्स में कवर करेंगे। अच्छा, स्ट्रक्चर जो है आंसर का वो पर्सन टू पर्सन और टॉपर टू टॉपर वेरी कर सकता है, तो ज़रूरी नहीं है आपको ये सब फॉलो करना है। अगर आप कोई और पहले से फॉलो कर रहे हैं तो उसको करते रहिए, लेकिन एक स्टैंडर्ड है, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा टॉपर्स की कॉपी में देखेंगे, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कॉपी में, ठीक है। तो अपन एक हेडिंग बनाएंगे इस तरह से, ठीक है, ऐसे हम बॉक्स में कवर करेंगे। उसके बाद 10 मार्कर है तो अपन को 10 मार्कर में अपन को 2 हेडिंग, 1 से 2 हेडिंग चाहिए मिनिमम। 15 मार्कर में अपन को 2 से 3 हेडिंग मिनिमम चाहिए, ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो अब देखो 10 मार्कर है तो एक हेडिंग बनेगी, इसके बाद अपने बनेंगे सब हेडिंग्स, ठीक है। तो थोड़ा एक पॉइंट है, इनमें काफ़ी स्पेस रखना है, तो मैं तो ऐसे उंगली दे के स्पेस देता हूँ कि एक उंगली लगाई, यहाँ पे एक स्पेस हो गया, मतलब अब इसमें मैं अब सब हेडिंग लिख दूंगा यहाँ पे कुछ, ठीक है। और सब हेडिंग के बाद मेरा ये 2 लाइन का पॉइंट आएगा और फिर मेरा एग्जाम्पल आएगा इस तरह से, ठीक है। एग्ज़ाम्पल आपको लगभग हर पॉइंट में देना सीखना है, और एग्ज़ाम्पल पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं आजकल कि आपने 2021 में जो टॉपर हैं श्रुति शर्मा, उनकी कॉपी देखी होगी, तो उनने एग्जाम्पल्स काफ़ी लिखे थे, और इस बार की जो टॉपर हैं इशिता किशोरी जी, उनने भी अपने आंसर्स में बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे थे। तो एग्जाम्पल से क्या है कि मतलब जो ऐसा देखा जा रहा है कि जो एग्जाम्पल्स ज़्यादा दे रहे हैं तो वो ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं क्वेश्चन को जो रियल लाइफ से, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि नंबर, ऑब्वियसली नंबर ज़्यादा मिल रहे हैं उनको। तो आप देख सकते हैं उनकी कॉपी, आप श्रुति शर्मा जी की कॉपी देखिए तो उनके नंबर अलग ही स्टैंड कर रहे थे बाकी और जो टॉपर्स थे 2021 के, और इसी तक किशोरी जी का भी यही है, मतलब जितने। तो अपन को एग्जाम्पल देना हर पॉइंट में सीखना है, ठीक है। वो कैसे सीखेंगे, वो अपन आंसर लिखते जाएंगे तो अपने आप आएगा, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद अपन स्पेस देंगे और दूसरा पॉइंट डालेंगे, ठीक है। ये है सब हेड हुआ, ये दो लाइन का पॉइंट हो गया और एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ऐसे ही अपन को 3rd पॉइंट में करना है और 4th पॉइंट में करना है, 4 पॉइंट। एक हेडिंग के अंदर अपन को 10 मतलब कोई भी मार्क करो तो एक हेडिंग के अंदर याद रखना, एक हेडिंग के अंदर 4 to 5 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है, इस तरह से। तो 4 हो जाए, 4 तो होनी चाहिए, और 5 हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपको हेडिंग में कोई एग्जांपल दिखाऊं कि मान लो कि जेंडर वॉयलेंस पे आया, मतलब कि कोई क्वेश्चन आया तो अपन हेडिंग डाल दी, मान लो सोशल इम्प्लीकेशन, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं एक, सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ जेंडर वॉयलेंस, इस तरह से कुछ बना है, ठीक है। और मान लो इधर है कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर वर्क लिख दिया मैंने सब हेड में, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर वर्क, ठीक, ऑफ वर्क फॉर वुमेन, ठीक है, वुमेन्स आर डिनाइड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, कुछ भी मतलब एक पॉइंट बना दिया, फिर एग्जांपल दे दिया, तो जेंडर गैप रिपोर्ट डाल दी इसमें, आ रहा समझ में कि वुमेन्स डिनाइड वर्क अपॉर्चुनिटीज़ या फिर इस तरह से एग्जांपल लिख दिया कि वुमेन्स कन्फाइंड आर कन्फाइंड टू किचन्स, ऐसे करके, या फिर उनको एक बेड मतलब हाउसकीपर की तरह देखा जाता है। तो एक तरह से मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि किस तरह से अपन पॉइंट्स और एग्जांपल दे सकते हैं, या फिर जेंडर गैप रिपोर्ट डालनी है यहाँ पे सीधी बात, या फिर अपन को कोई डेटा कोड करना है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, इस तरह से, ठीक है। एक पेज हो गया, दूसरे पेज में अपन एक और हेडिंग बनाएंगे, ये फिर से बॉक्स में कवर होगी, ठीक है, और फिर से वही तरीका कि पहला पॉइंट ये लाइन, ठीक है, दूसरा, ठीक है, ठीक है, तीसरा, इस तरह से, ठीक है। ऐसे करके उन्हें 5 पॉइंट देने, 4, और एग्जांपल इस तरह बताएं ना कि तीसरी लाइन में एग्जांपल, ठीक है। और फिर अपन को कंक्लूजन करना है, 5 हो जाए तो अच्छी बात है, कोशिश करनी है 5 लिखने, नहीं 4 भी चल जाएंगे। और फिर अपन आखिरी में यहाँ से 3 लाइन का कंक्लूजन लिखेंगे, कंक्लूजन 3 लाइन का, ठीक है, आखिरी में इंट्रो 3 लाइन का, कंक्लूजन 3 लाइन का, बीच में बॉडी में मैंने बता दिया, ठीक है। 15 मार्कर में 3 पेज हो जाएंगे, और वो सब करना है जो अभी अपन कर रहे हैं, ठीक। तो अब अपन आते हैं, एक सेकंड, अब आते हैं कि इंट्रो में क्या लिखना है अपन को, सबसे पहले बात, ठीक है।
इंट्रो बॉडी। चलो पहले इंट्रो ही लेते हैं कि इंट्रो में क्या लिखना है। ठीक है, मैंने बता दिया कि इंट्रो तो अपन को लिखना है, तो क्या लिखना है वो आप पूछेंगे। ठीक है, इंट्रो लिखने के मेरे पास 7 तरीके हैं, 7 वेज ऑफ राइटिंग इंट्रो। ठीक है, 7 तरीके हैं। तो पहला देखो, पहला मैं लिखता हूँ, मतलब ये जनरली जो फॉलो होता है वो बता रहा हूँ। तो पहला है डेफिनेशन बेस्ड। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई टेररिज्म पे क्वेश्चन आया। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ उसका कि टेररिज्म पे कोई क्वेश्चन आया, तो आप क्या लिख दोगे कि टेररिज्म की डिफाइन कर देगी। टेररिज्म इज़ अ एक्ट, मतलब इलीगल एक्ट डन बाय स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर टू अफेक्ट द सोवरेनिटी ऑफ अ कंट्री, ऐसे करके। और आपको रटी रटाई डेफिनेशन होनी चाहिए, वो आप लिख के आओगे। ठीक है, इस तरह से हो गया। या फिर मान लो कि जैसे मान लो कि अर्बनाइजेशन में क्वेश्चन आया, तो अर्बनाइजेशन को डिफाइन कर दो। अर्बनाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। ठीक है, इस तरह से। और ये सबसे कॉमन तरीका होता है इंट्रोडक्शन का, जो हर आपको टॉपर्स की कॉपी में देखने मिल जाएगा। उसके बाद आएगा फैक्ट बेस्ड। जैसे कि मान लो डोमेस्टिक वायलेंस का जैसे एग्जांपल लें कि कोई क्वेश्चन आया डोमेस्टिक वायलेंस पे, तो आप क्या करोगे, एनसीईआरटी का डेटा कोड करोगे कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दे आर हैविंग 50% इंक्रीज इन, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, इंक्रीज इन डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, इस तरह से आया समझ में। तीसरा है कि आप कंटेक्स्ट बिठाओ। ठीक है, कंटेक्स्ट कैसे कि आप करंट अफेयर से रिलेट करोगे इसको, करंट अफेयर्स। जैसे कि मान लो डिफेंस पे कोई क्वेश्चन आता है, तो आप लिख दो कि इंडिया रिसेंटली परचेज्ड S-400 सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम फ्रॉम रसिया। इस तरह से आप जो करंट में चला है उससे रिलेट करोगे। ठीक है, ये कंटेक्स्ट हो गया। कंटेक्स्ट मतलब करंट अफेयर से रिलेशन करना है। एक तरीका हो गया कि एग्जाम्पल से स्टार्ट करो कि हाउ सोशल मीडिया, जैसे मान लो क्वेश्चन आया कि हाउ सोशल मीडिया इज़ अफेक्टिंग सोवरेनिटी ऑफ अ कंट्री, और हाउ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर अफेक्टिंग साइबर सिक्योरिटी, ऐसे करके आया। तो आप किसका एग्जांपल दोगे, पेगासस का दोगे। ठीक है, कि सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आर थ्रेट टू साइबर सिक्योरिटी ऑफ अ कंट्री, फॉर एग्जांपल पेगासस फ्रॉम इजराइल। ठीक है, ये न्यूज़ में चल रहा है, बेसिकली है करंट अफेयर्स लिंक कीजिए, लेकिन आपने एग्जाम्पल के फॉर्म में बताया इसको। ठीक है, इस तरह से ये 4 तरीके होते हैं, काफ़ी कॉमन होते हैं। इस तरह से आपको हर टॉपर की कॉपी में आंसर लिखे हुए मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ 1-2 तरीके होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड से रिलेट करोगे। बैकग्राउंड ये आपको ज़्यादातर हिस्ट्री के क्वेश्चन में करना है। ठीक है, हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के क्वेश्चन में करना है आपको। जैसे कि मान लो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट वाला क्वेश्चन आया कुछ। ठीक है, तो आप लिख दोगे कि द मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट कंट्रोवर्सी स्टार्टेड फ्रॉम द स्वराजिस्ट मूवमेंट इन बंगाल। ठीक है, ड्यूरिंग द पार्टी, तो उसका बिगनिंग लिख दोगे, कहाँ के दर से स्टार्ट हुई ऐसे। या फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट में कोई क्वेश्चन आया तो लिख दोगे स्टार्टेड विद द मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन से, और वो इंडिया में जब रेनेसेंस का टाइम आया तो उस टाइम से स्टार्ट हुआ। इस तरह से मतलब ज़्यादा हिस्ट्री में करेंगे अपन। उसके बाद अपना आता है कोड बेस्ड। ठीक है, ये अपना एथिक्स में फॉलो होगा ज़्यादातर तो। ठीक है, अब लेकिन एथिक्स के आंसर अपन जब लिखेंगे तब बताएंगे। ठीक है, तो ये आंसर जब लिखेंगे तब अपन देखेंगे कि कोड बेस्ड इंट्रोडक्शन कैसे देना होता है। आजकल ये जीएस की कॉपी में मिल जाएगा। जैसे आप इसी तक किशोरी की कॉपी देखोगे तो उन्होंने कोड बेस्ड मतलब GS3 में और GS2 की कॉपी में भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लिखा है। श्रुति शर्मा की कॉपी भी देखोगे तो उन्होंने भी ऐसा बहुत जगह लिखा है। तो कोड बेस्ड इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं। उसके बाद आयरनी बेस्ड। ठीक है, अब आयरनी बेस्ड में क्या है कि आप कॉन्ट्रडिक्शन दोगे। कॉन्ट्रडिक्शन जैसे कि मान लो अर्बनाइजेशन पे कोई क्वेश्चन आया। ठीक है, तो अर्बनाइजेशन के मान लो ऐसे पूछे व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ अर्बनाइजेशन, मतलब बुरा क्या हो रहा है अर्बनाइजेशन से, तो आप अच्छा बता दोगे, उल्टा बता दोगे। ठीक है, तो जैसे कि अर्बनाइजेशन आपने लिख दिया कि अर्बनाइजेशन लीड टू बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, इस तरह से। तो ये 6-7 तरीके हैं, ये 4 बहुत कॉमन है। ठीक है, और बाकी कोड बेस्ड और एनी बेस्ड ये भी नए तरीके हैं। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपन किस पे,
हाँ, अब आते हैं बॉडी पे। ओके, ठीक है, तो इंट्रो हो गया, अब बॉडी पे आते हैं। ठीक, बॉडी में मैंने बताया कि 10 मार्कर में 2 हेड, 15 मार्कर में 3 हेड, ठीक है, और 4 से 5 पॉइंट पर हेड, 4 से 5 पॉइंट्स पर हेड, ठीक है, ये हो गया। इसमें अपन लगाएंगे पेस्टल अप्रोच, ठीक है। अब ये पेस्टल अप्रोच आपने काफ़ी सुना होगा जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं, ये क्या होता है मैं बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा आज, ठीक है। अब पेस्टल अप्रोच में क्या होता है, तो ई से होता है अपना पॉलिटिकल, ई से होता है इकोनॉमिक, एस से होता है सोशल, टी से होता है टेक्नोलॉजिकल, एल से होता है लीगल, ठीक है, और ई से होता है अपना एनवायरमेंटल, ठीक है। तो पेस्टल अप्रोच बेसिकली क्या है, जब अपन आंसर लिखते हैं ना, तो आंसर में अपन को 4 से 5 पॉइंट मैंने बोल तो बड़ी आराम से दिया, लेकिन इनको बनाने में एग्ज़ाम में काफ़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आपको लगातार 20 क्वेश्चन लिखने होते हैं और 4 से 5 पॉइंट आपको हर क्वेश्चन में नहीं आते, तब आपको पेस्टल अप्रोच लगानी होती है। ये आपका एक पॉइंट क्रिएट करने का तरीका है कि आप कैसे पॉइंट बनाएं, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो पॉलिटिकल, ये आपका पॉइंट क्रिएट मतलब डायमेंशन देने का तरीका है। आप कैसे, जैसे मान लो कि अपना डोमेस्टिक वॉयलेंस पे आ गया कोई क्वेश्चन, तो आपने क्या किया कि आपने पॉलिटिकल एंगल लिख दिया कि राइट टू इक्वलिटी नहीं है, दैट्स व्हाई देयर इज डोमेस्टिक वॉयलेंस, ठीक है। तो लैक ऑफ राइट टू इक्वलिटी, और आर्टिकल 14 लिख दिया, ठीक है, आर्टिकल 14 15 लिख दिया, इस तरह से। तो ये क्या किया आपने, जो मतलब पॉलिटिक्स वाला एंगल डाल दिया, कॉन्स्टिट्यूशन वाला एंगल डाल दिया, बेसिकली जो लक्ष्मीकांत में लिखा है वो लिख दिया आपने, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक एंगल क्या होगा कि अब डोमेस्टिक वॉयलेंस का इकोनॉमिक एंगल क्या होगा कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं दिया है। तो इससे क्या होता है कि वुमेन की फाइनेंशियल पोजीशन वीक होती है, तो जो भी एक डोमेस्टिक वॉयलेंस का कारण हो सकता है, ठीक है। सोशल एंगल क्या होगा इसका कि पैट्रियार्ची, सीधी बात है पैट्रियार्ची। सोशल एंगल में काफ़ी अच्छे से लिख लेता हूँ क्योंकि मेरा ऑप्शनल सोशोलॉजी है। तो पैट्रियार्ची से क्या होता है कि अपना लिख देंगे कि वुमेन्स आर ट्रीटेड इन्फीरियर टू मेल्स, इस तरह से। तो इसलिए एक तरह से कि अपने में जैसे कि पतिव्रता का कंसेप्ट काफ़ी ग्लोरीफाई होता है, तो वुमेन को एक तरह से सबॉर्डिनेट माना जाता है, तो मेन वॉयलेंस कर देते हैं उन पर, तो ये पैट्रियार्ची। टेक्नोलॉजी क्या हो सकता है कि सोशल मीडिया कैसे अपन ना प्रमोट कर रहा है डोमेस्टिक वॉयलेंस, ठीक है। जैसे कि आपने एक ऐप में अभी सुना होगा कि एक एप्लीकेशन आई थी, ऐप आया था, तो उसमें वुमेन्स को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे थे, या फिर आप सीधा एग्जांपल लें कि वुमेन्स का वॉयलेंस दिखाते हैं मूवीज़ वगैरह में, इस तरह से। तो आप एग्जांपल दे सकते हैं इनके भी। तो ये टेक्नोलॉजिकल एंगल हो गया, ठीक है। लीगल एंगल क्या है कि अब वुमेन्स का एक डोमेस्टिक, पता होगा आपको, डोमेस्टिक वॉयलेंस एक्ट है 2005 का, तो उसका स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। या तो आप ये लिख सकते हैं कि वुमेन को टाइम पे लीगल हेल्प नहीं मिल रही है, ठीक है, तभी तो वॉयलेंस और बढ़ते आ रहे हैं, आया था ना, तो इस तरह से। एनवायरमेंटल एंगल क्या होता है, अब एनवायरमेंटल एंगल शायद इसका कुछ ना हो, हाँ, इको फेमिनिज्म लिख सकते हैं। देखो, इको फेमिनिज्म, ये इको फेमिनिज्म काफ़ी अब आजकल तो काफ़ी पॉपुलर टर्म हो गई है। तो इको फेमिनिज्म मतलब कि वुमेन को एनवायरमेंटल, उसमें एनवायरनमेंट में भी पार्टिसिपेशन इक्वल नहीं है। जैसे कि वुमेन को भी अभी भी मतलब जैसा कि देखा जाए कि अपन क्लाइमेट चेंज के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, तो उसमें भी वुमेन की का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इस तरह से, ठीक है। मतलब ये मैंने एक फिलर पॉइंट जैसा मान लो, मतलब ये रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ इस तरह से। अब बॉडी में, जब भी आप बॉडी में लिखोगे 4-5 पॉइंट, तो जरूरी नहीं है आपको पॉइंट फॉर्म में लिखना है, आप डायग्राम बना सकते हो। जैसे कि मैं तो डायग्राम का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो मैं बताऊँ जैसे कि इस तरह के, ठीक है। तो मैं तो डायग्राम का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ। जैसे कि मैं क्या करता हूँ कि सर्कल बना दिया एक, ठीक है, 4 पॉइंट लिखने हैं, तो एक इधर लिख दिया, एक इधर, एक इधर, एक इधर, 1 2 3 4। अब मान लो मुझे 1-2 पॉइंट और आ गए, तो ऊपर 5, नीचे 6, ठीक है। तो बीच में लिख दूंगा कि
अर्बनाइजेशन या जो भी टॉपिक होगा अपना अर्बनाइजेशन, ठीक है, या फिर जो भी होगा उसके कंसिक्वेंस ऑफ अर्बनाइजेशन लिख दिया और 6 पॉइंट लिख दिया इस तरह से। या फिर मैं ऐसे कर देता हूँ कि कभी कब अगर मैं ऐसे बॉक्स में लिख दूँगा, हेडिंग ही है, हेडिंग बॉक्स में कवर करिए, ठीक है, और उसके बाद मैं जैसे 6 पॉइंट 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरह से लिख दूँगा 5-6 पॉइंट, ठीक है, उसके नीचे से और पेज भर दूँगा पूरा इस तरीके से, ठीक है। या तो मैं ऐसे करता हूँ कि हेडिंग से ऐसे लाइन निकालता हूँ और 1 2 3 4 5 इस तरह से कर देता हूँ। तो ऐसे बहुत तरीके होंगे कि अपन धीरे धीरे करके सीखेंगे, तो वो अपन आंसर लिखेंगे तभी अपन को समझ में आएगा कि क्या लिखना है, ठीक है, इस तरह से। अब ये हो गया अपना बॉडी का काम। अब अपन क्या लेके आए हैं, बॉडी के बाद इंट्रो, बॉडी, और हाँ कंक्लूज़न बचा है अपना, ठीक है। अब कंक्लूज़न क्या होता है, कंक्लूज़न अपना जैसे इंट्रो में 4-5 तरीके होते हैं कंक्लूज़न लिखने के, ऐसे ही अपना मतलब इंट्रो लिखने के 6-7 तरीके मैंने बताए, ऐसे ही अब कंक्लूज़न के भी मैं 6 से 7 तरीके बताऊंगा। कंक्लूज़न आखिरी में लिखना है अपन को 3 लाइन का, जो मैंने बताया था, ठीक है। इसके 6-7 वेज है मेरे पास लिखने के, जो मैं लिखता हूँ, यूज़ करता हूँ, ठीक है। पहला देखो, अपन को क्या करना है कि जब अपन ने क्वेश्चन पूरा लिख दिया, ठीक, इंट्रो बॉडी का, तो कंक्लूज़न थोड़ा मतलब इम्प्लीकेशन दो पहले, मतलब अगर मान लो कि जैसे कि अगर अर्बनाइजेशन है, ठीक है, तो उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा कंट्री पे, रेट ऑफ अर्बनाइजेशन बढ़ती जा रही है, तो कंट्री पे क्या इम्प्लीकेशन होगा, या फिर सोसाइटी पे क्या इम्प्लीकेशन होगा, क्या होगा कि धीरे धीरे करके अब जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता जाएगा तो बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो क्रिएट हो रही हैं, लेकिन साथ में क्या बढ़ रहे हैं, स्लम्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, कंजेस्टेड एरिया में लोग रह रहे हैं काफ़ी, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ डिक्लाइन हो रही है, ठीक है, इस तरह से डिक्लाइन हो रही है। तो ओवरऑल इट कैन हैव बोथ पॉजिटिव बट एज वेल एज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द कंट्री एंड दीज नेगेटिव कंसिक्वेंस शुड बी एड्रेस प्रॉपर्ली, इस तरह से आप कंक्लूजन लिख सकते हो, ठीक है। सेकेंड में आप क्या कर सकते हो, वे फॉरवर्ड टाइप लिख सकते हो। अब कुछ आंसर्स में क्या करेंगे अपन, वे फॉरवर्ड कंक्लूजन के पहले लिख देंगे, ठीक है, तो वहाँ आप जरूर नहीं वहाँ आप फिर कंक्लूजन वे फॉरवर्ड टाइप का नहीं दोगे, वहाँ आप इम्प्लीकेशन लिख दोगे या कुछ और बता दोगे, लेकिन अगर नहीं लिखा है आपने वे फॉरवर्ड, तो आप वे फॉरवर्ड टाइप का, तो जैसे कि कैसे अपन डोमेस्टिक वायलेंस को क्योर करें, तो स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और द गिविंग वुमेन लीगल हेल्प एट द सेम टाइम विल हेल्प डिक्लाइनिंग डोमेस्टिक वायलेंस। तो ये वे फॉरवर्ड टाइप का आपने कंक्लूजन लिख दिया, ठीक है। तो लिखना 3-4 लाइन में, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ानी है कभी भी। तीसरा क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट स्कीम दे दी, गवर्नमेंट स्कीम तो ये बताने के लिए कि अपन को पता है, जैसे कि अपन को कार्बन इमिशन, कार्बन क्लाइमेट चेंज पे आया तो अपन क्या लिखेंगे, फेम इंडिया मिशन लिख देंगे, ठीक है, फेम, ठीक है। सैनिटेशन पे आया तो स्वच्छ भारत अपना तो लिखे ही स्वच्छ भारत, ठीक है। और वुमेन्स पे आया तो बादशाह स्कीम जो है बादशाह, ठीक है। और क्या, और अभी आपने पता होगा कि फाउंडेशन निपुण मिशन चल रहा है लिटरेसी वगैरह के लिए, ठीक। तो क्वेश्चन के हिसाब से आप देख सकते हो गवर्नमेंट स्कीम मेंशन करने का, जब गवर्नमेंट स्कीम आपको याद करनी पड़ती हैं और न्यूज़ में भी बहुत चलती हैं, तो सबसे सही तरीका है कि उन्हें कंक्लूजन में डालो कि दिखाओ हाँ हमने पढ़ के आए हैं, ठीक है। चौथा है कीवर्ड डाल लो कोई अच्छा सा, कीवर्ड कौन से, मतलब DPSP के कुछ आर्टिकल वगैरह डाल दो, ठीक है, कि वुमेन का इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है। SDGs आपको पूरे रटने हैं, ठीक है, और एज ए डेज आपको मेंशन करने हैं अपने कंक्लूजन में, ठीक है। इसका नंबर जरूर मिलेगा, अगर आप SDG और DPSP सब मेंशन करोगे तो आपको नंबर मिलेंगे। अपन ये आंसर जो बता रहे हैं इनसे ये मार्क्स गैदर करने के तरीके हैं, आप कोई भी स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन नंबर आपको जब मिलेंगे तब आप टू द पॉइंट बातें लिखोगे और ये सब चीज़ें करोगे, मतलब इंट्रो जिस तरह से बताया उस तरह से लिखोगे, ठीक है, कंक्लूजन जिस तरह से, और बॉडी स्ट्रक्चर जैसे फॉलो करके इस तरह से, ठीक है। 5वां है कि क्या बोलते हैं, फ्यूचरिस्टिक कंसिक्वेंस लिख सकते हो, जैसे कि फ्यूचरिस्टिक कंसिक्वेंस, ये आपको बेसिकली हिस्ट्री में करना है, ठीक है, कि ब्रिटिश ने रूल किया तो अब क्या हो गया, मतलब कि अभी भी अपन देखें तो ब्रिटिश एलिमेंट रह गए हैं सोसाइटी में, कि अभी भी अपन इंग्लिश बोलते हैं और इंग्लिश एजुकेशन प्रेफर करते हैं, तो ये क्या है, कंसिक्वेंस हुए ना ब्रिटिश रूल के। तो हिस्ट्री में अपन को ऐसा फ्यूचरिस्टिक वे देना है। तो मेन जो होते हैं ना स्टार्टिंग के इम्प्लीमेंटेशन, वे फॉरवर्ड, ये मेन है, मतलब बाकी ये कुछ और तरीके हो सकते हैं, लेकिन मेन तो ये 3-4 ही, इंट्रो में भी 3-4 ही मेन थे,
जो सब लोग लिखते हैं, कोड बेस्ड। हाँ, कोड एथिक्स में तो आप कोड से आराम से कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। कोड से अब लोग इंट्रोडक्शन भी देने लगे हैं कोड से। तो कोड आपको रटने पड़ेंगे या फिर आप कोड रीड मीड करते हो तो वो अच्छी बात है। तो कोड से कंक्लूजन करोगे तो बढ़िया लगता है। एथिक्स में तो बहुत ज़रूरी है, मतलब एथिक्स में तो मैं बताऊँगा कि कोड से कैसे आप कंक्लूड कर सकते हो आंसर को, ठीक है। और सेवन्थ, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है, इमोशनल अप्रोच। इमोशनल अप्रोच के नेशन को अपील करना, ठीक है। ठीक है, जैसे कि मान लो अभी अपना पंचशील मेंशन कर दो, ठीक है, जो मोदी जी बोलते रहते हैं, लाइफ मिशन लाइफ।